फाइल किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला के विरुद्ध। यहां भी बिहार के मुखिया ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एसएलपी में, लेकिन बिहार के मुखिया नहीं गए। मैं व्यक्तिगत तौर पर गया सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय में फैसला क्या हुआ? इलाहाबाद कोर्ट के फैसला को निरस्त किया। तो यह योगी की सरकार दोनों ही काम किया। अब वह कटघरे में आरक्षण नहीं है पिछड़े वर्ग का, उत्तर प्रदेश बगल का आपका प्रदेश है, मैं बहुत दूर नहीं ले जा रहा हूं। लेकिन यहां पर औने पौने जैसे तैसे रातों रात कमीशन बना दी गई, और कमीशन में वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किया है, कमीशन खोज नहीं किया। मैंने तो मुख्यमंत्री से स्वयं मिलकर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ी सी अगर दिलचस्पी लेते तो यह आयोग के बहाने उन जातियों को आप अलग कर देते जिन जातियों से मूल अति पिछड़ा प्रभावित हो रहा है, लेकिन आपने मिस किया। वही पुरानी शराब को नए बोतल में परोसने का काम किया। इससे आज बिहार के अति पिछड़ा वर्ग जो है मर्माहत है। एक तो आपने जो पंचायती राज में आरक्षण दिया, उसमें अभी तक 37% आरक्षण है, 20% अति पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए और 17% दलित भाइयों के लिए। उसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों आते हैं। आरक्षण की अधिकतम सीमा है 50%। अभी तक 14 साल, आपके 15 साल होने जा रहे हैं, 13% आरक्षण अभी तक आपने किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? मैंने तो सदन में भी एक सवाल उठाया था, क्या तो आप कह दीजिए कि अति पिछड़ों की आबादी 20% से कम है या 20% ही है, तब आरक्षण मत दीजिए। और अगर 20% से अधिक अति पिछड़ों की आबादी है तो आप 13% जो आरक्षण बचा के रखे हुए अभी तक अपने पॉकेट में, अपने जेब में, उसको देने का काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वह 13% आरक्षण आप किसको देंगे? अभी के हिसाब से पिछड़ा वर्ग को दे नहीं सकते। आप हाईकोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं। पिछड़ा वर्ग के नौकरियों में आरक्षण मिलता है, लेकिन पंचायती राज में आरक्षण नहीं मिलता है। यह सवाल कोई आपसे पूछे, इसका उत्तर आप नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं? जानकारी नहीं रखते, अपडेट नहीं है। आपको अपडेट होने की जरूरत है। ज्ञान भी एक आज बहुत बड़ी पूंजी है। आज तेली, तमोली और दांगी को जो शामिल किया गया, क्या मेरे बेटे और बेटियों की चिंता थी? मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं पिछले 3 साल से। तेली को अति पिछड़ा वर्ग से निकाला जाए, इसकी मैं मुकदमा हम 3 आदमी मिलकर के लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी लड़े थे, लेकिन हाई कोर्ट में हम लोग हार गए थे। क्यों हार गए थे? कि वहां का जज जो है पैसे लेकर के बिक गया था। उसी बिरादरी का जज था जिसको हम निकालने की बात कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए मित्रों, बहुत चीजों को आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि आप जातीयता करते हैं तो जाति यथार्थ है, लेकिन जाति से आपको जमात की ओर चलने की जरूरत है। जब तक जमात नहीं चले बनाएंगे, कौन जमात? जो 44 साल पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने आपको इशारा किया था, अति पिछड़ा जमात, अनेक्सर 1 जमात, ईबीसी जमात, एमबीसी जमात, आप तक नहीं बना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गजट में है अति पिछड़ा। और जब तक अति पिछड़ा की बात नहीं करेंगे तो वही घोड़वा का देखा देखी बेंगवा जब नाल ठोकाता है तो क्या होता है? सबसे बड़ा जमात है जादव की। जादव भी अपने बल पर राजनीति कर सकते हैं क्या? उनको भी मिलाना पड़ता है मुस्लिम को, मुस्लिम के बाद मिलाना पड़ता है अति पिछड़ा को, और वगैरह वगैरह लोगों को। तो जब जादव का 11-12% आबादी है तो अपने बदौलत राजनीति नहीं सफल हो पा रहा है, तो हम में से जो अपेक्षाकृत बहुसंख्यक जातियां हैं अति पिछड़ा में, उसमें चंद्रवंशी समाज भी एक आता है। नालंदा की धरती पर एक बेलदार और नोनिया बिंद समाज भी आता है, और 2-3 समाज और आते हैं, निषाद समुदाय, धानुक समुदाय। ये 4-5 जातियों का अपेक्षाकृत जो संख्या में अधिक है, इनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर ये लोग एक हो जाएं तो बाकी अपेक्षाकृत कम संख्या वाला जातियां जो अति पिछड़ा में है, वो स्वतः आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आप लोग थोड़ी सी जाति के घमंड में पिछड़े रहते हैं या जानकारी के अभाव में। इन बातों को भी सुधार करने की जरूरत है कि हम जाति से अब जमात की ओर चलें, और जब तक जमात की ओर नहीं चलेंगे तब तक राजनीतिक अस्मिता जो हमारी है
राजनीतिक हमारी जो पहचान है, भागीदारी है, वो नहीं मिलेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। मैं थोड़ी बेबाकी से बात करता हूं, मैं दल के आकाओं की परवाह नहीं करता, चाहे जो हो। मैं सदस्यता भी गंवाने की परवाह नहीं करता, लेकिन सच बात बोलने की हिम्मत मैं करता हूं और करता रहूंगा, चाहे वह कोठरी में बैठने को मिले या नहीं मिले। मैं जान चुका हूं कि वह जो सीट का जो कोठरी है आपके न्याय के लिए नहीं बनी है। आप ही के इसी जिले में तेजाब कांड हुआ था, उसकी मैं मुखालफत कर रहा था विधान परिषद में, उसमें भी सभापति और कई लोगों ने दबाने का काम किया। आप ही के जिले में और कई घटनाएं घटी थी, उसको भी मैंने उठाने का काम किया था सदन में। सदन के लोग अच्छा नहीं मानते, इसलिए या तो मैं सदन के लिए फिट नहीं हूं, या फिर आपको जागरूक होने की जरूरत है कि अपनी जितनी आपकी संख्या है 60, 62, 65% की आबादी, और आज आप हाशिए पर अपनी बात भी बेबाकी से नहीं कह पाते। इसलिए अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, और अधिकार समझ करके जो राजनीति में करने वाले हमारे अति पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, उनकी मजबूरी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं पंचायती राज व्यवस्था में, उनके ऊपर महती जिम्मेवारी है कि बिहार में अब समय आ गया है, रोज कर्पूरी ठाकुर पैदा नहीं लेंगे, रोज महात्मा फूले और अंबेडकर पैदा नहीं लेंगे। अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया था, बहुजन की बात किया था, वोट का राज का मतलब बताया था कि छोट का राज आएगा, लेकिन आज दुख की बात है कि 75-76 वर्ष हो गए, वोट का राज मतलब छोट का राज नहीं आया। जिस समय अंबेडकर संविधान बना रहे थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जाके डिबेट आप 9 वॉल्यूम में रिपोर्ट है, पढ़िए। उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, गोखले, तिलक वगैरह लोग, तो संविधान में क्या बोलते थे? संविधान सभा में जो उनकी टिप्पणी पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वे कहते थे कि जादव को अधिकार मत दो वोटिंग का, कुर्मी और कोयली का अधिकार मत दो वोटिंग का। क्या पार्लियामेंट में बैगन और आलू बेचना है? क्या हल चलाना है खेत में? इस तरह की टिप्पणी है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोसीडिंग में। लेकिन अंबेडकर ने उन सारे बातों को झेलते हुए एक वोट का अधिकार सबको दिया, चाहे राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर, लेकिन उस अधिकार को आपने गंवा दिया, नहीं समझा, और आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है 75-76 वर्षों के बाद। इसलिए मुझे पीड़ा होती है कि अंबेडकर का जो इशारा था बहुजन की बात, काशीराम जी ने उस इशारा को समझा, और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट में एक तीसरी ताकत खड़ी की। अगर मायावती जी करप्ट नहीं होती, तानाशाह नहीं होती, तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी हुकूमत कर रहे हैं, उसी तरह का हुकूमत मायावती जी को वहां रहता। नीतीश कुमार जी तो बड़ा चालाकी से कर रहे हैं। चालाकी से करने का मतलब हुआ कि नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है अपने पार्टी में अति पिछड़ों और दलितों के संख्या के बल पर, लेकिन उसकी मुखालफत नहीं करते, उसकी आवाज बुलंद नहीं करते, कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहे हैं। आवाज मैंने तो कहा था, विधानसभा चल रहा था, कि नीतीश कुमार जी आपसे अति पिछड़ा भाग गया है। मैंने स्पष्ट कहा, कहे कैसे? मैंने कहा ऐसे। और आज बड़ी संख्या में जनता दल से अति पिछड़ा वर्ग के लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में 3 ही बड़ा दल है। राष्ट्रीय जनता दल इस पर मौन रहती है, सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं करती, आजकल A to Z की बात करती है। हाई कोर्ट से आरक्षण खत्म हो गया। मैंने तेजस्वी जी को फोन किया था कि आरक्षण खत्म हो गया, आप सबसे बड़ी पार्टी, हम लोग क्या जवाब देंगे? तेजस्वी जी कहे कि इस पर मैं क्या कर सकता हूं। उसके 2-4 दिन बाद अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय जनता दल का दिल्ली में, उस पर भी एक शब्द की चर्चा नहीं हुई। यानी मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, जिस दल से मैं बिलोंग करता हूं, उस पार्टी ने उस मौन में रहा उस बड़े सवाल पर। ये 40-44% आबादी की आरक्षण समाप्त कर दी गई कोर्ट से, उस पर हमारी पार्टी चुपचाप मौन रही, कहे कि तो कोर्ट का फैसला है। और भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के लोग गाली बकते रहे, और जेडीयू को भाजपा के लोग कोसते रहे। ये दोनों में नूरा कुश्ती चल रहा था, एक दूसरे पर थोप रहे थे। लेकिन सच्चाई कहीं और थी। पंचायत में जो आरक्षण खत्म हुए, और उसका राज खुलना अभी बाकी है बिहार में, और राज खुलेगा तो मौजूदा सरकार है और फजियत में पड़ेगी।
इसलिए मित्रों, मैं आपको इशारों मैंने बहुत बातें कही, और कभी अलग से आप बुलाइएगा तब प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। हर जिलों में 10, 20, 25 लोग जो हैं प्रशिक्षित हो जाएंगे इन सवालों पर, जिन सवालों की चर्चा मैंने अभी संक्षिप्त रूप से की है। तब निश्चित रूप से आने वाला समय जो है आपका होगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको कमर कसना होगा, अपने लोगों को इकट्ठे करना होगा, इकट्ठे करके लड़ाई लड़नी होगी और पसंगा बनना पड़ेगा। आप पसंगा जब बन जाएंगे ना, तो 20 भी एमएलए जिताएंगे आप, या जो अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग हैं, 20 एमएलए में आपका मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि आपके बिना उसकी सरकार नहीं बनेगी और ना उसकी सरकार बनेगी, ना इसका बनेगा ना उसका बनेगा। वह पसंगा बनने की प्रवृत्ति आप में है और आपकी जरूरत है। 20 एमएलए से आप 50 एमएलए तक जा सकते हैं, 80, 100 तक जा सकते हैं, लेकिन 20 एमएलए अगर 2025 के भी चुनाव में संकल्पित होकर के, मुकेश सहनी ने काम किया था, अति पिछड़ा वर्ग की एक पार्टी बनाई थी, लेकिन सन ऑफ मलाह और व्यापारी बन गया, टिकट बेचने लगा। नतीजा क्या हुआ? आज फिर वहीं पर पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। तो ऐसे पार्टी की जरूरत नहीं है मित्रों, पार्टी की जरूरत है, लेकिन विशुद्ध रूप से आपके सवालों पर खड़े उतरे। आपकी इतनी वोटर की संख्या है कि उसके बदौलत वह सरकार बना सकता है, सरकार में आ सकते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? राजनीतिक दलों से टिकट मांगते हैं। कोई दल के मन में आता है तो देता है, नहीं मन में आता है तो कहता आगे बढ़ो। जैसे भिखमंगे की स्थिति होती है। आज प्रेम बाबू बैठे हुए, पूरे बिहार में इनका कीर्तिमान है। अकेले एक एमएलए है प्रेम बाबू, जो 9 टर्म से लगातार एक ही पार्टी में एक ही जगह से जीतते आ रहे हैं। लेकिन प्रेम बाबू दूसरे किसी चंद्रवंशी को टिकट नहीं दिला पाए। यह सवाल तो आपसे पूछता है समाज, यह सवाल आपसे पूछता है अति पिछड़ा। मैं जब अपने दल में था तो 2015 में 4 टिकट अति पिछड़ा वर्ग के मिले थे, और 2020 का जब चुनाव आया तो मैंने अपने नेता तेजस्वी से लड़कर के 21 टिकट दिलवाया था, 21-22 टिकट अति पिछड़ा वर्ग के। कहाँ 4 टिकट और कहाँ 22 टिकट। इसलिए हमको कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करना पड़ेगा। अगर हमको एक अंगुली आपके तरफ है तो 3 अंगुली मेरे तरफ जाता है। अपने सवाल अपने से कीजिए कि मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं। जिन वर्गों के लिए बदौलत मैं यहाँ आया हूँ, जिनकी बात कहने में आया हूँ, उनकी बात करने में अगर मैं कोताही बरता तो आने वाला समय मुझे भी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा कि सदन में मैं बहुत लंबा समय तक रहने नहीं आया हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, हम बने या न बने, लेकिन बिहार में अति पिछड़ों का राज कायम हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा करेंगे, और किन्हीं को स्पष्टीकरण और विस्तार से बताने की जरूरत होगी तो मेरे फोन पर भी संपर्क करेंगे। इन्हीं चंद शब्द बातों के साथ पुनः एक बार सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।